हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में पीएचडी पढ़ रहे थे। अब अपन लोग अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को आगे करते हैं कंटिन्यू। तो अपन लोगों ने अभी तक फल परीक्षण की स्थायी और अस्थायी विधियाँ देख ली थी, लेकिन अपन लोगों का एक इसमें थोड़ा सा एक भाग बाकी रह गया था, जो क्या था, किण्वन। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, किण्वन से, यानी कि फर्मेंटेशन। अब देखिए भी, किण्वन भी होता है ना आपका, एक तरह से पदार्थों को परीक्षित करने के लिए काम आने वाली विधियों में से एक है। अब अपन लोग बात करें फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहते किसे हैं, तो देखिए इसकी एक आसान सी परिभाषा है, आपको समझ लेनी है। किण्वन किसे कहते हैं अपन लोग, जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है ना, क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, किसकी, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है या फिर सरल कार्बोहाइड्रेट होता है अपना, वो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किस में बदल जाता है दोस्तों, सरल कार्बनिक पदार्थ में। किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। इसके अंदर अपने जो सूक्ष्म जीव होते हैं इस बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे किण्वन ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, बहुत सारे किण्वन ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इसकी क्या होती है, एक आसान सी परिभाषा होती है। अब अगर अपन लोग बात करें किण्वन, तो किण्वन को अपन लोग आगे कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, तो किण्वन को अपन लोग आगे 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, इसे आगे 3 भागों में बांटते हैं। देखते हैं अपन लोग इसके आगे 3 भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए बहुत फेमस अपने इसके टाइप हैं जो अपने दैनिक जीवन के अंदर भी काम आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला भाग है इसका कौन सा, एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन। ठीक है दोस्तों। 2 नंबर पे आता है अपना कौन सा, एसिटिक अम्ल किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन। ठीक है भी। 3 नंबर पे आता है अपना लैक्टिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल दो या फिर लैक्टिक अम्ल किण्वन। ये तीनों के तीनों किण्वन अपने को दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं या फिर अपने दैनिक जीवन के अंदर काम आते हैं। ये फर्मेंटेशन एक तरह से अपन लोग बोल सकते हैं अपने स्थायी परीक्षण की क्या होती है दोस्तों, एक विधि होती है। चलिए भी देखते हैं अपन लोग इन तीनों के बारे में, देखते हैं तीनों किण्वन क्या होते हैं, इनकी खास बातें क्या होती है। सबसे पहले आपकी किण्वन की परिभाषा क्या रहेगी, कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना किण्वन कहलाता है या फिर फर्मेंटेशन कहलाता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों के अंदर हो सकता है। किण्वन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, एल्कोहलिक किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए भी देखते हैं इन तीनों किण्वनों को अपन लोग एक एक करके। देखिए सबसे पहले आता है अपना कौन सा, एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन। देखिए बच्चों, अगर अपन लोग बात करें एल्कोहलिक किण्वन किससे कहते हैं, तो देखिए क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना, और इस बार सरल कार्बनिक पदार्थ क्या बनेगा अपना, इथेनॉल बोल दो या फिर एल्कोहल, क्या बनेगा, एल्कोहल। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है वो कौन सा रहेगा, इसे एल्कोहल में बदलने के लिए यहाँ पर रहेगा अपना सूक्ष्म जीव सेकेरोमाइसी सेरीवेसी, इसको अपन लोग एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं ये अलग अलग नाम नहीं हो। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा अपना, सेकेरोमाइसी सेरीवेसी। ये क्या होता है, यह एक ईस्ट बोल दो या फिर खमीर होता है जो सरल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है दोस्तों, एल्कोहल में बदल देता है। तो यहाँ पर जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, सामान्यतः ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर होता है C6, अपन लोग बोल सकते हैं C6H12O6। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन में, एल्कोहल में बदल जाता है। प्लस में यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, थोड़ी बहुत उष्मा भी उत्पन्न यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर होती है। तो आपके सामने कौन सा किण्वन है, ये है एल्कोहलिक किण्वन। यहाँ पर जो अपना सरल कार्बोहाइड्रेट था वो किस में बदला है, एल्कोहल में। और किस सूक्ष्मजीव की वजह से, सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी, ये एक यीस्ट बोल दो या फिर खमीर है,
ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है एल्कोहलिक किण्वन के अंदर कौन सा सूक्ष्मजीव काम लेते हैं, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। यही क्वेश्चन आया था अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर में, किसमें आया था, एफएसओ के अंदर। अगर आप लोग जानना चाहो कि भी जो अपना एल्कोहल होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना कितना होता है, CH3CH2OH। ये क्या होता है, अपना इथेनॉल का सूत्र होता है जो एल्कोहलिक किण्वन के अंदर अपना प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये जनरली आपसे इतना पूछेगा नहीं, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। और अपना कौन सा सूक्ष्मजीव काम आता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। देखिए भी जो एल्कोहलिक किण्वन हो रहा है इसमें प्रोडक्ट बन रहा है क्या, अपना एल्कोहल। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, एल्कोहलिक किण्वन के उदाहरण है, तो सीधी सी बात है एल्कोहल किस चीज के अंदर होता है, अपने शराब के अंदर। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, जो शराब जो होती है ये किस किण्वन का उत्पाद होती है, एल्कोहलिक किण्वन का। अब आप लोगों को पता होगा शराब को अपन लोग बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं, अपन लोग बोल सकते हैं सैकड़ों सालों तक शराब खराब नहीं होती है। तो भाई सीधा सीधा पता लग गया, ये जो किण्वन होता है ना, ये क्या होता है, अपना परमानेंट प्रिजर्वेशन होता है। अपन लोग बोल सकते हैं ये क्या होता है, स्थायी परिरक्षण ही होता है। इसका प्रोडक्ट देखो क्या बना है, शराब। अगर मैं बात करूं शराब के अंदर होता है क्या, एल्कोहल। तो शराब को है ना अपन लोग एल्कोहल के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो वाइन होती है या फिर जो शराब होती है, एल्कोहल की मात्रा के आधार पर एल्कोहल की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, 3 भागों में बांटते हैं। देखते हैं ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। शराब होती है मुख्य रूप से कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है। किसके आधार पर, एल्कोहल की मात्रा के आधार पर। एक तो होती है अपनी कौन सी, स्ट्रॉन्ग वाइन। दूसरी होती है अपनी कौन सी, मीडियम वाइन। और तीसरी होती है अपनी कौन सी, लाइट वाइन। अगर मैं बात करूं इन तीनों वाइन या फिर इन तीनों शराब की, तो इनको अपन लोगों ने किस आधार पर बांटा है, इनको अपन लोगों ने बांटा है किसकी मात्रा के आधार पर, एल्कोहल की मात्रा के आधार पर। अगर अपन लोग देखें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वाइन, तो स्ट्रॉन्ग वाइन होती है, इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, इसमें होती है कितनी, 16 से 21% क्या होती है एल्कोहल की मात्रा स्ट्रॉन्ग वाइन के अंदर होती है। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो अपनी मीडियम वाइन होती है, इसके अंदर कितनी, 16 से लेकर के 19% क्या होती है एल्कोहल की मात्रा होती है। और लाइट वाइन के अंदर 6 से लेकर के 9% क्या होती है दोस्तों, एल्कोहल की मात्रा होती है। तो ये आपका था क्या, एल्कोहलिक किण्वन, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्कोहलिक किण्वन में कौन सा सूक्ष्मजीव काम आता है। सीधा आसान सा क्वेश्चन बना तो ये पूछेगा कौन सा सूक्ष्मजीव, तो आपको बता देना यीस्ट या फिर खमीर। अगर उसने पूछा उसका जूलॉजिकल नेम क्या है या फिर उस कौन सा यीस्ट या फिर कौन सा खमीर काम में आ रहा है, तो आपको याद रखना है क्या, सेकेरोमाइसी सेरिवेसी। इसके अलावा अगर पूछेगा तो ये पूछेगा शराब कौन से किण्वन की वजह से बनती है, एल्कोहलिक किण्वन की वजह से। अब पूछ सकता है जो शराब होती है उसके अंदर एल्कोहल होता है, या फिर शराब को अपन लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं वाइन। तो वाइन को अपन लोग एल्कोहल की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग वाइन, मीडियम वाइन और लाइट वाइन। स्ट्रॉन्ग वाइन में एल्कोहल की मात्रा 16 से 21%, मीडियम वाइन में 16 से 19 और लाइट के अंदर 6 से 9% क्या होती है एल्कोहल की मात्रा होती है। अब देखो एल्कोहलिक किण्वन को अपन लोग खत्म करने को यहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन कुछ एक उत्पाद होते हैं एल्कोहलिक किण्वन के, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं कुछ एक फल होते हैं, उनसे एक स्पेसिफिक या फिर एक विशिष्ट शराब बनती है, उनके भी अपन लोग नाम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं दोस्तों क्या, फल का नाम, और दूसरी तरफ आएगा अपना क्या, बनने वाली शराब। शराब बोल दो या फिर एल्कोहलिक पेय पदार्थ। तो देखो अब अपन लोग बात करते हैं कौन कौन से फल से कौन कौन सी शराब बनती है। तो सबसे पहले देखना दोस्तों, अगर मैं फलों के अंदर बात करूं तो अपन लोग लेते हैं सबसे पहले काजू को। काजू से बनने वाली शराब कौन सी होती है दोस्तों, फेनी। कौन सी होती है, फेनी। इसके बाद अगर अपन लोग देखें 2 नंबर पे आता है अपना क्या, अंगूर। अंगूर से बनने वाली शराब कौन सी होती है, मस्कत। कौन सी होती है दोस्तों, मस्कत। 3 नंबर पे अगर मैं बात करूं एक आता है पल्मीरा पाम। पल्मीरा पाम। जब मैं आपको जनरल पढ़ा रहा था तब मैंने ये आपको ये उदाहरण लिखवाया था।
पल्मीरा पाम से कौन सी बनती है दोस्तों? ताड़ी व नीरा। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो एक आता है अपना क्या, पल्मीरा पाम, अंगूर, काजू। इसके अलावा देखिएगा आपके आते हैं आलू। आलू से कौन सी बनती है? वोडका। कौन सी शराब बनती है? वोडका। एक होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से बनती है दोस्तों बेरी वाइन। क्या बनती है? बेरी वाइन। ये आपकी आ गई क्या मुख्य मुख्य शराब। इसके अलावा देखिए एक बचा है अपना क्या, सेब। सेब से बनती है कौन सी? साइडर। तो आपको ये कुछ एक विशेष शराबें हैं, इनका नाम याद रखना है। एक अपने याद रख लेना, यहीं से नाशपाती से बनती है पेरी वाइन। नाशपाती से कौन सी शराब बनती है? पेरी वाइन। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 7 जो अपनी शराब है जो फल वृक्षों से बनती है उनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो तो किसको भी याद रख सकते हो, जो अपनी रम होती है ना, रम, ये किससे बनती है? मोलासिस बोल दो या फिर पुराना गुड़। 8 नंबर पे क्या याद रखोगे? मोलासिस या फिर पुराना गुड़। इससे कौन सी बनती है दोस्तों? रम। क्या बनती है? रम नाम की एक एल्कोहलिक पदार्थ बोल दो या फिर शराब बनती है। तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है सारी की सारी शराबें। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, काजू से बनने वाला एल्कोहलिक पदार्थ है या फिर काजू से बनने वाली शराब है, कौन सी बनती है? फेनी। अगर बात करें अंगूर, अंगूर से बनती है मस्कत, पल्मीरा पाम से ताड़ी व नीरा, आलू से वोडका, स्ट्रॉबेरी से बेरी वाइन और सेब से साइडर। नाशपाती से पेरी वाइन और मोलासिस या पुराना गुड़ से कौन सी बनती है? तो अपनी रम नाम की जो शराब होती है दोस्तों, ये किससे बनती है? मोलासिस या फिर पुराना गुड़ से बनती है। तो ये हो गया अपने 1 नंबर पे कौन सा किण्वन? एल्कोहलिक किण्वन। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर पे अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना एसिटिक अम्ल किण्वन। लो भी 3 नंबर पे क्या आएगा अपना? एसिटिक अम्ल किण्वन या फिर एसिटिक अम्ल फर्मेंटेशन। अगर बात करें अपन लोग एसिटिक अम्ल किण्वन की, तो आपको प्रोसेस तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। अब देखते हैं ये किण्वन कैसे होगा। देखिए भी जो एसिटिक अम्ल किण्वन होता है ना, इसमें सबसे पहले तो कौन सा होता है? एल्कोहलिक किण्वन होता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? अपना सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, और सूक्ष्म जीव कौन सा? यहाँ पर सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, और ऑक्सीजन क्या यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। किसमें बदलेगा? एल्कोहल में। किसमें बदलेगा? एल्कोहल। एल्कोहल बोल दो या फिर इथेनॉल में यहाँ पर बदल जाएगा। अब क्या होगा? सबसे पहले तो अपना हो गया कौन सा? एल्कोहलिक किण्वन। ये सारी प्रोसेस कौन सी थी? एल्कोहलिक किण्वन की थी। एल्कोहलिक किण्वन की। यहाँ पर बन गया अपना CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल बोल दो या फिर एल्कोहलिक किण्वन हो गया, फिर प्रोडक्ट बन गया अपना एल्कोहल। ये सारी प्रोसेस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था। सूक्ष्म जीव कौन सा था? सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल्कोहल के साथ में क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम होता है एसिटोबैक्टर। क्या होता है नाम उसका? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। देखो यहाँ पर एल्कोहल, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा एसिटोबैक्टर जो अपना सूक्ष्म जीव होता है, इसकी उपस्थिति में किस में बदल जाता है? एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें? एसिटिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि इसे अपन लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल किण्वन। तो आपको ये सारी की सारी प्रोसेस अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले इसमें कौन सा किण्वन हुआ? एल्कोहलिक किण्वन हुआ। एल्कोहलिक किण्वन में जो अपना उत्पाद था एल्कोहल बोल दो या फिर इथेनॉल, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिक एसिड में बदल गया, और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ये क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। आप लोग जनरली याद रख सकते हो इसे। ठीक है दोस्तों, ये क्या था अपना एसिटिक अम्ल किण्वन। अब देखो जो एसिटिक अम्ल किण्वन होता है, इसमें उत्पाद क्या बनता है? अपना एसिटिक अम्ल के लिए उदाहरण देखें अपन लोग। इस फर्मेंटेशन से और कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो क्या बनता है? इसमें सिरका बनता है। क्या बनता है? सिरका। तो सिरका जो होता है यह एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन का क्या होता है? उत्पाद होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा
सिरका कौन से किण्वन का उत्पाद होता है? तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन का। शराब या फिर वाइन होती है, कौन से किण्वन का उत्पाद होती है? एल्कोहलिक किण्वन का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर अपन लोग देखें जो अपना सिरका होता है, आपको पता है इसे अपन लोगों ने स्थायी परिरक्षण और अस्थायी परिरक्षण दोनों के अंदर काम में लिया था, इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग थी। तो आपको आज से एक बात याद रखनी है, जो सिरका होता है इसमें मुख्य अम्ल कौन सा होता है जो परिरक्षण का काम करता है? तो कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? वो अम्ल होता है अपना एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है इसमें 6.5% क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। किसके अकॉर्डिंग है? एनसीईआरटी, यानी कि आपकी जो 12th की बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है 6.5%। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात अच्छे से याद है रखनी है। ये क्या था अपना एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें 2 तरह के फर्मेंटेशन हुए थे, पहले अल्कोहलिक किण्वन हुआ, उसके बाद अपना एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन लोगों ने एसिटिक अम्ल किण्वन बोला। ठीक है, 2 नंबर पे होता है अपना क्या? एसिटिक अम्ल किण्वन। और अपना लास्ट और फाइनल किण्वन कौन सा आता है? लास्ट और फाइनल आता है अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये किण्वन अपन लोग दैनिक जीवन के अंदर रोज अपने घरों के अंदर भी देखने में काम में लेते हैं, या फिर अपन लोग इसे काम में भी लेते हैं। देखिएगा कैसे, लैक्टिक अम्ल किण्वन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए दोस्तों, थोड़ा हैंडराइटिंग की तरफ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि शब्दों की थोड़ी हेरफेर मिलेगी आपको इसमें। अगर अपन लोग बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, सारे फर्मेंटेशन की प्रोसेस सेम ही है। जो अपना कार्बोहाइड्रेट है वही सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल रहे हैं, पर हर एक किण्वन के अंदर जो सरल कार्बनिक पदार्थ है वो अलग है। यहाँ पर अपना क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति बोल दो या फिर अनुपस्थिति, ठीक है। और यहाँ पर सूक्ष्म जीव आएगा अपना कौन सा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, यहाँ पर सूक्ष्म जीव आ गया अपना क्या? लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में तथा लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदलना। किस में बदलना? लैक्टिक अम्ल में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। और लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो याद रख लेना, C3H6 और O3 क्या होता है? यह लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H6 और O3, यहाँ पर C6H12O6। ये अपना सुक्रोज है जो कार्बोहाइड्रेट है वो काम आया था। मैंने आपको जनरली ये रासायनिक सूत्रों के अंदर इस प्रोसेस को नहीं समझाया, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने सारों के सूत्र लिख दिए, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये किण्वन की परिभाषा क्या हुई? कार्बोहाइड्रेट का लैक्टिक अम्ल के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदलना। कार्बोहाइड्रेट का लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड में बदलना क्या कहलाता है? अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति था अनुपस्थिति दोनों के अंदर हो सकता है। इसके अंदर जो अपना उत्पाद बना है वो क्या बना है? लैक्टिक एसिड। अब देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के उदाहरण क्या क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के उदाहरण देखिएगा, मैंने बोला था दैनिक जीवन में, तो आप लोगों ने देखा है दूध से दही का जमना, ये कौन से किण्वन का उत्पाद होता है? ये कौन से किण्वन का उदाहरण होता है? लैक्टिक अम्ल किण्वन का। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो पनीर का बनना भी किसका उदाहरण है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। इसके बाद अगर अपन लोग और देखें इसके उदाहरण है, तो आपको पता है जो अपनी साइलेज होती है, साइलेज जो मक्का की बनाई जाती है, वो भी कौन से फर्मेंटेशन की वजह से बनती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से बनती है। तीसरा उदाहरण देखिएगा, अचार का बनना। यही क्वेश्चन बनते हैं अपने यहाँ से। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें तो पत्ता गोभी से क्या बनता है? एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं सारकोत। क्या बोलते हैं? सारकोत। तो पत्ता गोभी से सारकोत नामक अचार का बनना, या फिर जो सुक्रोत बोल देते हैं इसे, सुक्रोत नाम का जो एक फर्मेंटेटेड या फिर किण्वीकृत उत्पाद बनता है, वो भी इसी का ही उदाहरण है। तो आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एग्जांपल क्या है? दूध से दही का बनना, पनीर का बनना, साइलेज का बनना, अचार का बनना और पत्ता गोभी से सुक्रोत नामक अचार का बनना। ये सारे क्या था? अपना किण्वन था। तो किण्वन के आपको मे भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, अच्छे से आपको किण्वन पढ़ लेना है। चलिए भी अपन लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन लोगों ने लगभग 60% अपनी पीएचडी थी वो कंप्लीट कर ली है।
अब अपना एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पर, जिसका नाम है कि केनिंग। क्या नाम है जिसका? केनिंग, यानी कि डिब्बाबंदी। देखिए भी, अब अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है केनिंग यानी कि डिब्बाबंदी। हिंदी में बोलते हैं इसे क्या? डिब्बाबंदी। देखिए भी, डिब्बाबंदी या फिर केनिंग किसे कहते हैं? थोड़ा सजा देते हैं दोस्तों इसको। देखिए, डिब्बाबंदी की सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिभाषा से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में एक छोटा सा एक लेक्चर सा दूंगा, आप लोगों को समझना है। डिब्बाबंदी किसे कहते हैं? अपन लोग चाहते हैं कोई भी फल है, सब्जी है, फिर कोई भी उत्पाद है, उसे लंबे टाइम तक अपन लोग उपयोग में ले सकें, उसे अपन लोग बाहर तो नहीं रख सकते ना। तो उसे अपन लोग क्या करते हैं, अच्छे आकार आकृति में काटते हैं, बढ़िया उनके अंदर परिरक्षित पदार्थ होते हैं वो मिलाते हैं, मसालों के साथ में पकाते हैं, उनमें स्टरलाइजेशन करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, ये सारी प्रोसेस करके उन्हें डब्बों के अंदर पैक कर देते हैं। उसके बाद उनको सीलिंग लगा देते हैं, उन पर लेबल लगा देते हैं, फिर लंबे टाइम तक वो परिरक्षित हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? केनिंग, यानी कि सब्जियों को डिब्बे में भरना ही क्या कहलाता है? केनिंग। अगर अपन लोग बात करें केनिंग होती क्या है, तो केनिंग की परिभाषा देखिएगा। देखो, ये थोड़ी सी भी आपके साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखूंगा मैं। केनिंग से तात्पर्य फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फल व सब्जियों को अपन लोग दोस्तों क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उपयुक्त परिरक्षित पदार्थ के साथ उपयुक्त परिरक्षक पदार्थ के साथ, देखिएगा केनिंग से तात्पर्य फल व सब्जियों को अपन लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर उपयुक्त परिरक्षित पदार्थ के साथ उन्हें डिब्बों में भरकर गर्म करके डिब्बों में भरने के बाद क्या करेंगे, भरकर गर्म करके तथा पुनः ठंडा करके लंबे समय तक भंडारित करना क्या कहलाता है दोस्तों? केनिंग कहलाता है। देखो, परिभाषा से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए, परिभाषा क्या है? केनिंग से तात्पर्य फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उपयुक्त परिरक्षक पदार्थ के साथ, किसके साथ में? उपयुक्त परिरक्षक पदार्थ के साथ उन्हें डिब्बों में भरकर गर्म करके तथा पुनः ठंडा करके लंबे समय तक भंडारित करना क्या कहलाता है दोस्तों? केनिंग या फिर अपना डिब्बाबंदीकरण कहलाता है। तो ये क्या थी आपके सामने? केनिंग की परिभाषा थी। तो आप लोगों को सीधी सीधी याद भी हो गई होगी। अब अपन लोग केनिंग से संबंधित कुछ एक फैक्ट देखते हैं, केनिंग की पूरी प्रोसेस भी देखेंगे। उससे पहले अपन लोग देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। अगर आपको पूछे फादर ऑफ केनिंग, क्या पूछे? फादर ऑफ केनिंग यानी कि डिब्बाबंदी का जनक कौन है? तो डिब्बाबंदी के जनक कौन है दोस्तों? निकोलस एपर्ट। कौन है? निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट बोल दो या फिर निकोलस एपर्ट बोल दो, ये क्या है? डिब्बाबंदी के जनक हैं। अब इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जो अपन लोग बार बार इसका जिक्र करते रहते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स सबस्टांस फॉर मेनी ईयर्स। ये सबसे लंबी बुक बोलता हूँ मैं इसे। ये किसने लिखी थी भाई?
अपने जो निकोलस एपर्ट थे इनके द्वारा लिखी गई है। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर्स। ये बुक किसने लिखी थी दोस्तों? ये निकोलस एपर्ट ने लिखी थी। ये अपनी पीएचडी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है, तो आपको ये बुक अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको पूछे कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के जनक कौन है, तो अपने कौन है? निकोलस एपर्ट। इन्हीं अपन लोग बोल देते हैं फल परीक्षण के जनक। अब देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट बन जाता है। अगर आपको पूछे डिब्बाबंदी या फिर कैनिंग का व्यावसायिक स्तर पर जनक कौन है, यानी कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए फिर कॉमर्शियल लेवल पर इनका फादर कौन है, किसका? कैनिंग का। तो डिब्बाबंदी का अगर अपन लोग बात करें व्यावसायिक स्तर पर जनक कौन है, तो अपने एक यूएसए के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जिनका नाम है क्या? डॉक्टर विलियम अंडरवुड। विलियम अंडरवुड सबसे पहले इन्होंने ही व्यावसायिक स्तर पर डिब्बाबंदी को काम में लिया था। तो आपको याद रखना है डिब्बाबंदी का व्यावसायिक स्तर पर जनक तो कौन है? डॉक्टर विलियम अंडरवुड। और अपन लोग बात करें सीधा आपको पूछे फादर ऑफ कैनिंग कौन है, तो कौन है? निकोलस एपर्ट। तो आपको ये चीज अच्छे से दोस्तों याद रखनी है। इसके बाद देखिए अपन लोग आगे देखते हैं डिब्बाबंदी के संबंधित कुछ तथ्य। तो मैंने आपको लगभग इसके फादर और इसके जनरल चीजें वो सारी बता दी हैं। अब अपन लोग बात करेंगे डिब्बाबंदी की प्रोसेस, किस तरह से अपन लोग डिब्बाबंदी कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं डिब्बाबंदी की प्रक्रिया। डिब्बाबंदी की प्रक्रिया। अब देखो इस प्रक्रिया के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, जो फैक्ट है ना अपन लोग उन्हीं पे ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो डिब्बाबंदी की प्रक्रिया में सबसे पहला अपना काम क्या होता है? फलों का चयन। एक नंबर पे अपन लोग क्या करते हैं? फलों का चयन, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट बोल सकते हैं इसे। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कौन से फल की डिब्बाबंदी करनी है। देखिए यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ एक फैक्ट बन जाते हैं। अगर आपको कभी भी पूछे विश्व के अंदर, कहां पर है? विश्व में, यानी कि क्या पूछेगा? सर्वाधिक डिब्बाबंदी, सर्वाधिक डिब्बाबंदी। और ये कहां पूछेगा? सबसे पहले आपसे पूछ ले कहां? विश्व में। तो विश्व के अंदर कौन सा फल है? विश्व में किस फल में? और विश्व के साथ साथ पूछ सकता है भारत में किस फल में। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर आपको पूछे फलों का आप चयन करते हो तो विश्व में सर्वाधिक डिब्बाबंदी किस में करते हो? तो विश्व में तो दोस्तों अपन लोग करते हैं किसमें? अनानास में। पाइनएप्पल होता है ना जो, वो अनानास। अनानास में सर्वाधिक या फिर हाईएस्ट कैनिंग किस में की जाती है? अनानास में। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में सर्वाधिक अपन लोग कैनिंग या फिर डिब्बाबंदी करते हैं किसमें? कच्चा आम। कच्चा आम बोले तो केरी। केरी के अंदर अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों? सर्वाधिक डिब्बाबंदी करते हैं। अब देखिए मटर के संबंधित ये तथ्य सब में सेम रहेगा कि भाई अगर आपको पूछे सर्वाधिक डिब्बाबंदी कौन सी सब्जी में करते हैं, कौन सी वेजिटेबल में करते हैं, तो कौन सी होती है दोस्तों? वो अपनी मटर। मटर के अंदर हाईएस्ट अपन लोग क्या करते हैं? कैनिंग करते हैं। यहाँ से अपन लोग मटर में एक चीज पीएचडी से संबंधित ही है तो याद रख लेते हैं। जो मटर होती है ना उसकी अगर आपको डिब्बाबंदी करनी है उससे पहले आपको उसके अंदर परिपक्वता देखनी होती है। क्या देखनी होती है? मटर की परिपक्वता। अगर मैं बात करूं मटर की परिपक्वता अपन लोग किससे देखते हैं, फिर कौन सा मटर में परिपक्वता के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो वो यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर। एक होता है टेंसियोमीटर, लेकिन ये क्या है? टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर होता है यह जो अपनी मटर होती है इसमें परिपक्वता को दर्शाता है। और ये जो टेंड्रोमीटर होता है ना इसके अंदर रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 120 के आसपास। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 120 के आसपास इसमें क्या होनी चाहिए? रीडिंग होनी चाहिए। और ये किसको दर्शाएगा? अपने मटर के अंदर परिपक्वता को दर्शाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था? फलों का चयन। विश्व में करेंगे तो अनानास, भारत में करेंगे तो कच्चा आम। अगर अपन लोग कोई सब्जी देखेंगे भारत के अंदर या फिर विश्व में तो कौन सी रहेगी दोस्तों? अपनी मटर। इसके बाद अपना 2 नंबर पे पॉइंट आता है कौन सा? 2 नंबर पे क्या क्रिया करते हैं अपन लोग? ग्रेडिंग। 2 नंबर पे क्या करते हैं दोस्तों? ग्रेडिंग। अब देखो इसी वजह से मैंने तुम लोगों को सबसे पहले पीएचडी के अंदर ये चीज स्टार्ट करवाई थी, फल व सब्जियों में तुड़ाई के उपरांत कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे। क्योंकि जब अपन लोग कैनिंग वगैरह पढ़ते हैं तो ये क्रियाएं बार बार आती है। जब अपन लोग जैम जेली बनाएंगे, कोई भी उत्पाद बनाएंगे, तब अपन लोग उनकी प्रोसेस देखेंगे ना तो ये क्रियाएं बार बार आती है। तो मैंने आपको एक साथ बता दी थी। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ग्रेडिंग किसे कहते हैं।
अगर आप डिब्बाबंदी कर रहे हो किसी भी फल की या फिर किसी भी सब्जी की, तो इन फल व सब्जियों को अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, आकार व आकृति के आधार पर अलग अलग करेंगे। आकार व आकृति के आधार पर क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेडिंग। तो 2 नंबर पे अपनी कौन सी प्रोसेस रहेगी दोस्तों, ग्रेडिंग रहेगी। ग्रेडिंग के बाद क्या आता है अपना दोस्तों, फलों को धोना। 3 नंबर पे प्रोसेस कौन सी आती है, फलों को धोना। अब अपन लोग ग्रेडिंग करके, यानी कि सबसे पहले अपन लोगों ने देख लिया कौन से फल के अंदर अपने को डिब्बाबंदी करनी है, उसके बाद उसके अंदर बड़ी आकार व आकृति वाले चुन लिए अपन लोगों ने फलों को, यानी ग्रेडिंग कर ली। अब फलों को धोएंगे तो भाई देखो सीधी सी बात है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, पानी का उपयोग करो, बढ़िया से उसको वॉश कर लो, कर लिया। इसके बाद 4 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, पीलिंग। क्या आता है, पीलिंग, यानी कि छिलका उतारना। अब क्या करेंगे अपन लोग, छिलका उतारेंगे। जो फल व सब्जियां होती हैं उनको अपन लोग छीलेंगे, छीलना बोल दो या फिर बोल दो इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपन लोग, पीलिंग, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं छिलका उतारना। तो इसमें सबसे पहला एक आसान सा फैक्ट तो अपन लोग सीधा याद रख लेते हैं, कुछ एक फल व सब्जियां होती हैं उनके अंदर जो छिलका होता है ना वो खाने योग्य होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ फल व सब्जियों में छिलका खाने योग्य होता है, उनमें पीलिंग की जरूरत नहीं होती, उनमें पीलिंग या फिर छिलका उतारने की नीड, जरूरत बोल दो या फिर आवश्यकता नहीं होती। तो आपको याद रखना है, ऐसे फल जिनके अंदर अपन लोग छिलका उनके साथ में खा सकते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पीलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो अपन लोग फलों और सब्जियों में छिलका जिस तरीके से उतारेंगे ना, उस तरह से अपन लोग उसको नाम दे देंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पीलिंग की मेथड की, तो 1 नंबर पे आती है क्या, हैंड पीलिंग। हैंड पीलिंग। अब हैंड पीलिंग का अर्थ क्या हुआ, हाथ के द्वारा छिलका उतारना। तो आपको पता है आम, केला व पपीता, इन तीनों के अंदर अपन लोग हैंड पीलिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर पे आती है अपनी क्या, स्टीम पीलिंग। स्टीम का अर्थ क्या होता है, भाप। तो स्टीम पीलिंग अपन लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, उसके अंदर सब्जियों को रखेंगे। तो आप लोगों ने घरों में देखा होगा जो अपना आलू और टमाटर होते हैं ना, उनके अंदर अपन लोग कौन सी पीलिंग की मेथड काम में लेते हैं, स्टीम पीलिंग। इसके बाद अगर मैं 3 नंबर पे देखूं तो 3 नंबर पे अपनी पीलिंग की मेथड आती है फ्लेम पीलिंग। कौन सी आती है, फ्लेम पीलिंग। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्लेम को बोलते हैं अपन लोग आग या फिर आग की लपट। अब अपन लोग क्या करेंगे, जो भी अपना गैस चूल्हा वगैरह होता है उसमें आग जलाएंगे। कुछ एक सब्जियां ऐसी होती है जिनके ऊपर का कवर क्या होता है, हार्ड होता है, सूखा सूखा होता है। अगर अपन लोग उसे आग के संपर्क में लेके जाएंगे तो वो जो अपना छिलका है या फिर जो ऊपर की जो सतह है वो जल जाएगी ना, तो उसका छिलका तो उतर गया उसे अपन लोग उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन लोग फ्लेम पीलिंग बोलते हैं। उदाहरण से समझना, जैसे कि मैं बात करूं प्याज व लहसुन। प्याज व लहसुन से 2 क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अपन लोगों ने क्यूरिंग की बात की थी। प्याज व लहसुन को अपन लोग लंबे समय तक भंडारित रखने के लिए उन्हें थोड़े दिन के लिए बाहर सूर्य के प्रकाश में रख रहे थे। इससे क्या हो रहा था, उनके ऊपर की जो कवर था वो सूख रहा था। सूखने की वजह से नमी अंदर नहीं जा रही थी, कोई सूक्ष्म जीव था वो भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, यानी कि उनके अंदर भंडारण क्षमता बढ़ रही थी ना। तो आपने क्यूरिंग करके प्याज व लहसुन के ऊपर एक हार्ड बोल दें या फिर बोल दो एक ड्राई लेयर बना दी थी। तो उसे अपन लोगों बोल सकते हैं वो छिलका था उसके ऊपर का, उसको उतारने के लिए अगर अपन लोग फ्लेम का उपयोग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लेम पीलिंग। तो प्याज व लहसुन में क्या की जाती है दोस्तों, फ्लेम पीलिंग की जाती है। तो ये आपकी मुख्य 3 मेथड हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड होती है, देखिए कौन कौन सी है। अगर मैं बात करूं 4 नंबर पे, एक पीलिंग की मेथड होती है जिसका नाम होता है ले पीलिंग। अब देखिए भी ले पीलिंग क्या होती है। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग घोल बनाते हैं 1 से 2% NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन लोग क्या, कास्टिक सोडा। क्या बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा। अब अपन लोग कास्टिक सोडा का क्या बनाएंगे, घोल बनाएंगे। इसमें ये लो भी 1 से 2% अपन ने NaOH का घोल बना लिया। इसमें अपने पास जो भी फल है या फिर सब्जी इसको रख देंगे। तो इस घोल को अपन लोग लगभग 93 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यानी इसे पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे लगभग 93 डिग्री सेल्सियस तापमान तक।
अब क्या होगा, जो भी अपन लोगों ने फल व सब्जी इसके अंदर रखी है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा। और ले पीलिंग एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये जनरली गाजर में की जाती है यानी कैरेट, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, तो शकरकंद होता है इसके अंदर भी करता है। और दी मोस्ट इंपोर्टेंट फलों में बात करें तो अपना माल्टा जो होता है ना, स्वीट ऑरेंज, माल्टा के अंदर भी क्या की जाती है दोस्तों, ले पीलिंग की जाती है। तो ये थी आपकी क्या, एक पीलिंग की मेथड। और लास्ट और फाइनल अगर अपन लोग बात करें पीलिंग की विधि कौन सी होती है, तो आप लोगों ने देखा है सेब हो, नाशपाती हो, आड़ू हो, उनको अपने घर पे मम्मी वगैरह होती है चाकू लेकर के उनको छीलती रहती है। तो सेब नाशपाती के अंदर अपन लोग चाकू से छिलके उतारते हैं। चाकू क्या है, एक यंत्र है। तो अगली विधि का क्या नाम है, मैकेनिक पीलिंग या फिर यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि। अगर मैं बात करूं अगली मेथड की तो कौन सी आती है, यांत्रिक विधि। इसमें यंत्र का उपयोग करते हैं। यंत्र क्या है, अपना चाकू। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, सेब व नाशपाती। तो ये अपनी सारी की सारी मेथड आ गई किसकी, पीलिंग की। तो आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। देख लीजिए 4 नंबर पे प्रोसेस क्या है अपनी, पीलिंग। पीलिंग बोलते हैं छिलका उतारना। कुछ एक फलों में एडिबल होता है छिलका, तो वो अपने को उतारना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उतारने की नीड है तो हैंड पीलिंग कर सकते हैं। किसमें, आम के अंदर और अपने केला पपीता के अंदर स्टीम पीलिंग यानी भाप के अंदर पानी को गर्म करोगे उसके अंदर जो भाप निकलेगी उससे अगर छिलका उतर रहा है तो उसे स्टीम पीलिंग बोलते हैं। आलू और टमाटर में करते हैं, फ्लेम पीलिंग प्याज लहसुन में करते हैं। और इसके बाद देखिए क्या आती है, ले पीलिंग। ले पीलिंग थोड़ी डिफरेंट थी, अच्छे से याद रखना था। गोल बनाना है 1 से 2% NaOH का, NaOH को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और क्या करना है, 93 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे गर्म करना है। इसके एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, कैरेट और अपना स्वीट ऑरेंज। तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। यांत्रिक पीलिंग भी आपको मैं बता चुका हूँ। अगला अपना इसके अंदर स्टेप आता है दोस्तों, वो क्या है, जनरली फलों को काटना। उससे पहले आपको थोड़ी सी एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ मैं। कुछ एक फल होते हैं उनके अंदर अपन लोग उनको छीलने के लिए ना एक विशेष टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक टर्म। ये आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसको छील रहा हूँ, मटर को, पी को क्या कर रहा हूँ, पी यानी कि मटर, मटर को छीलना। अगर मैं बात करूँ कैरेट, गाजर को छीलना। एक होते हैं अपने बीन्स होते हैं ना, उनको छीलना, बीन्स को छीलना। अगर अपन लोग सबसे पहले बात करें, अगर अपन लोग बीन्स को छीलेंगे तो इससे क्या बोलेंगे दोस्तों, इससे बोलेंगे स्निप्ड। इसके लिए क्या अपन लोग टर्म यूज करेंगे, स्निप्ड। अगर अपन लोग दोस्तों देखिए गाजर को छीलेंगे तो इससे क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट। गाजर को छीलना क्या कहलाता है दोस्तों, स्क्रिप्ट। और अगर अपन लोग देखें जो मटर होती है इसे छीलना क्या कहलाता है, इसे कहलाता है क्या, शील्ड। क्या कहलाता है, मटर को छीलना शील्ड कहलाता है। तीनों की तीनों टर्म किसके ऊपर थी, एस के ऊपर डिपेंड कर रही थी। पहला अक्षर क्या है अपना, अल्फाबेट का एस। तो आपको याद रखना, अगर पी को मैंने मटर को छील रहे हैं तो इसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, शील्ड। क्या बोलते हैं, SHELLED। ठीक है। अगर अपन लोग कैरेट को छील रहे हैं इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। अगर अपन लोग बीन्स को छील रहे हैं तो इसे बोलते हैं स्निप्ड। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद दोस्तों रखनी है। आपको जनरली दिख रहा होगा बोर्ड के अंदर, तो ये चीज़ उतार लो और अच्छे से याद रखना है इसे। देखिए अपनी नेक्स्ट प्रोसेस है क्या, फलों को काटना। कितने नंबर पे आ गई अपनी, देखिए भी अपन लोगों ने अभी तक कितने चरण पढ़ लिए, 4 नंबर पे पीलिंग था, उसके बाद अपना 5वां चरण आता है क्या, फलों को काटना। अब अपन लोग क्या करेंगे, फलों को काटेंगे। 5 नंबर, अब देखो भाई अपन लोगों ने छिलके उतार लिए, उसके बाद क्या करेंगे, फलों को काटेंगे। तो इसके अंदर कुछ ही नहीं है, चाकू वगैरह लो, बढ़िया तेज धारदार होना चाहिए, उससे फलों को काट दो। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, 5 से 6 नंबर पे अपनी टर्म आती है ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ब्लांचिंग किसे कहते हैं, क्यों करते हैं। ब्लांचिंग एक बार फिर से देख लो। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था कोई उत्पाद बनाने से पहले अपन लोग ब्लांचिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये फलों के अंदर रंग व स्वाद बनाए रखती है। अब ब्लांचिंग में क्या करेंगे, अब अपन लोगों ने जो फलों के टुकड़े हैं ना, उनको अपन लोग 2 से 5 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर क्या करेंगे, उबालेंगे। ये टुकड़े आ गए फलों को, इनको लगभग कितना 2 से 5 मिनट के लिए पानी के अंदर उबालेंगे।
और टेम्परेचर कितना रखते हैं 80 से 90 डिग्री सेल्सियस बोल दो, या फिर एक्यूरेट आपको याद रखना है तो 82.2 से लेकर के 93.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। देखिए इतना रेशियो आपको पूछेगा नहीं तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 80 से लगभग 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपन लोग क्या करते हैं, फल व सब्जियों को पानी के अंदर गर्म करते हैं। गर्म करने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनके अंदर जो एंजाइम होता है वह इनएक्टिव हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, जनरली ब्लांचिंग। अब एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो इससे क्या फायदा हुआ था, इसका जो रंग व स्वाद होता है ना वो अब बना रहेगा लंबे टाइम तक, इनको काटने के बाद भी बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, ब्लांचिंग। ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग के अंदर, पीएचडी में आप लोग देख सकते हो। अब ब्लांचिंग के बाद में आपको पता है सदैव क्या किया जाता है, कूलिंग। फल व सब्जियों क्या करेंगे अपन लोग, ठंडा करेंगे। अब ब्लांचिंग के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उनको ठंडा करेंगे। और आपको याद रखना है अच्छे से कि कूलिंग के अंदर आपको जनरली रूम टेम्परेचर का ही उपयोग करना है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप आता है अपना 8 नंबर पे, क्या आता है, फिलिंग। फिलिंग यानी कि डिब्बों में भरना। अब क्या करेंगे अपन लोग, जो भी अपने पास कटे हुए प्रोडक्ट हैं उनको डिब्बों के अंदर भरेंगे। अब डिब्बे भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों। कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। और डिब्बों में भरने के लिए अपन लोग घोल या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन काम में लेते हैं, वो भी कितनी तरह का होता है, 2 तरह का। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। फिलिंग यानी कि डिब्बों में भरना। डिब्बों में भरने के लिए अपन लोग घोल, बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले सॉल्यूशन। डिब्बों में भरने के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो कितनी तरह का होता है दोस्तों, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है उसमें देखिएगा। सबसे पहले ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसका बना होता है, शुगर प्लस, चलिए इसको अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। क्या भरेंगे अपन लोग, अभी घोल देखते हैं अपन लोग। हेडिंग होगी इसमें क्या, डिब्बों में भरने के लिए घोल बोल दो या फिर सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं डिब्बों में कितनी तरह के घोल भरे जाते हैं, तो 2 तरह के। इसमें सबसे पहला 1 नंबर पे, क्या नंबर पे क्या आता है अपना, चीनी का घोल। क्या आता है, चीनी का घोल। देखो भी चीनी का घोल होता है। इसे अपन लोग एक टर्म के अंदर अगर उपयोग करें तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग इंग्लिश में, सिरप। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, सिरप। तो अपन लोग एक सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अब सिरप होती क्या है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, सदैव शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन लोग सिरप बोलते हैं। तो डिब्बों में भरने के लिए अपन लोग सबसे पहले सिरप या फिर चीनी का घोल काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो चीनी का घोल होता है इसकी सांद्रता कितनी रखनी है डिब्बों में भरने के लिए, तो आपको याद रखना है कितनी, 20 से लेकर के 55% या फिर 55 ब्रिक्स क्या रखनी है दोस्तों, अपने को सांद्रता इसके अंदर अच्छे से रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और डिब्बों में भरते समय तापमान पूछे, सिरप भरते समय तो तापमान कितना होना चाहिए, 79 से लेकर के 82 डिग्री सेल्सियस। कितना, 82 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। ये जो चीनी का घोल होता है ये किसके लिए काम में लेते हैं, ये जो चीनी का घोल होता है ना, जो अपने अम्लीय उत्पाद होते हैं ना, क्या होते हैं, अम्लीय उत्पाद होते हैं, उनके लिए कौन सा घोल काम में लिया जाता है, चीनी का घोल। और अम्लीय उत्पाद सदैव क्या होते हैं, अपने फलों। तो आपको पूछिए फलों की डिब्बाबंदी के लिए कौन सा घोल काम में लेते हैं, तो फलों की डिब्बाबंदी के लिए अपन लोग चीनी का घोल काम में लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, एसिडिटी होती है, फिर इनमें अम्लीयता होती है। अम्लीयता को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अम्लीय उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए अपन लोग चीनी का घोल काम में लेते हैं। अब देखो, अगर तुम लोग इनके अंदर डिब्बों के अंदर घोल को भर रहे हो, तो जो डिब्बा होता है ना अपना, उसका जो ऊपर का लगभग कितना 0.3 से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर हिस्सा जो होता है अपने को सदैव खाली रखना होता है। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूँ 1/2 से लेकर के 3/4 इंच अपने को क्या रखना है, खाली रखना है। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है कि डिब्बा बंदी के समय कैनिंग के समय जो केन बोल दो या फिर डिब्बा होता है ना, उसका कितना 0.3 से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर हिस्सा
क्या रखते हैं, खाली रखते हैं। ये आपके रेफरेंस बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर खाली रखते हैं। लेकिन अगर अपन लोग बात करें एनसीईआरटी, आपकी 12th की बुक में क्या लिखा हुआ है, तो 12th की बुक में बात तो सेम ही लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी सी अलग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि आपको 1/2 से लेकर के 3/4 इंच, देखिए भाग नहीं है, ये 3/4 इंच लिख दिया है मैंने, तो आपको याद रखना है डिब्बों का कितना हिस्सा खाली रखना है, 1/2 से लेकर के 3/4 इंच अपने को हिस्सा, सॉरी 1/2 से 3/4 इंच हिस्सा अपने को खाली रखना है। तो ये क्या था अपना सबसे पहले डिब्बा बंदी के अंदर भरा जाने वाला घोल। फलों के लिए कौन सा है अपना, चीनी का घोल, जिसे अपन लोग जनरली सिरप बोल देते हैं। इसकी सांद्रता 20 से 55%, तापमान की बात करें 79 से लेकर के 82 डिग्री सेल्सियस तापमान अपन लोग डिब्बा बंदी के कैनिंग यानी फिलिंग के समय रखते हैं, और जो अपने अम्लीय उत्पाद होते हैं उनके लिए यही काम में लिया जाता है। देखिए दूसरा अपना घोल की बात करें तो दूसरा घोल होता है अपना, वो होता है नमक का घोल। डिब्बों में भरने के लिए दूसरा घोल कौन सा होता है दोस्तों, नमक का घोल। नमक का घोल, अगर मैं बात करूं किसकी, नमक के घोल की, तो नमक का घोल होता है, इसे इंग्लिश में अपन लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा, वहां पर वाटर प्लस शुगर था या फिर शुगर प्लस वाटर था, तो उस सॉल्यूशन को अपन लोगों ने क्या बोला था, अपन ने बोला था उसे सिरप। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन लोग, साल्ट प्लस वाटर, ये प्लस है दोस्तों यहाँ पे, साल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो आपको पूछे डिब्बा बंदी के समय कितने % नमक का घोल काम में लिया जाता है, तो नमक का घोल कितना, 1 से 3%। नमक के घोल की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितना, 1 से लेकर के 3% जो नमक का घोल होता है वो काम में लिया जाता है। किस समय, डिब्बाबंदी के समय। यहाँ पर भी तापमान कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना सिरप के अंदर था, कितना 79 से लेकर के 82 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी अपन लोग हेड स्पेस कितना रखेंगे, जितना अपन लोगों ने चीनी के घोल के समय अपन लोगों ने पढ़ा था, कितना 0.3 से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 1/2 से लेकर के 3/4 इंच। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आगे। जो नमक का घोल होता है या फिर जो अपना ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ये किस तरह के डिब्बों में भरा जाता है या फिर किस तरह के उत्पाद के लिए काम आता है, तो आपको याद रखना है सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए कौन सा घोल काम में लेते हैं, तो अपन लोग ब्राइन सॉल्यूशन काम में लेते हैं। और सब्जियां सदैव, इनका नेचर कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्षारीय उत्पाद के परीक्षण के लिए अपन लोग कौन सा घोल काम में लेते हैं, तो कौन सा घोल काम में लेते हैं, नमक का घोल दोस्तों काम में लेते हैं। तो आपका ये कितने नंबर पॉइंट हो गया अभी डिब्बाबंदी में, देखें तो 8 नंबर, यानी कि डिब्बों को भरना। अब देखिए अपन लोगों ने डिब्बों को भर दिया है किससे, डिब्बों को अपन लोगों ने नमक के घोल से या फिर बोल दो चीनी के घोल से भर दिया है। अब अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, वायु निष्कासन और उसके बाद में सीलिंग। 9 नंबर क्या आएगा अपना, वायु निष्कासन। वायु निष्कासन के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, डिब्बों को गर्म करेंगे, उनसे हवा को निकाल देंगे। 10 नंबर पे आता है क्या, सीलिंग, यानी कि डिब्बों के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, सील लगाएंगे। और डिब्बों को के अंदर से हवा निकाली, उनके ऊपर क्या लगा देंगे, सील लगा देंगे। तो सीलिंग के लिए अपन लोग कौन सी मशीन काम में लेते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है क्या, डबल सीमर मशीन। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सीलिंग के लिए कौन सी मशीन काम में ली जाती है दोस्तों, तो कौन सी मशीन काम में ली जाती है, डबल सीमर मशीन काम में ली जाती है। अब देखिए दोस्तों, सीलिंग के समय आपको एक चीज़ याद रखनी है, तो तापमान जो होता है ना वो 74 डिग्री सेल्सियस से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या, जो सीलिंग करेंगे ना अपन लोग, उस समय कम से कम तापमान 74 डिग्री सेल्सियस से होना ही होना चाहिए, या फिर 74 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। से अधिक तापमान होना चाहिए, या फिर मोर देन बोल सकते हो 74 डिग्री सेल्सियस।
कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी गलत नहीं है, वो बोलना चाह रहा है भी 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। अब अपन लोगों ने डब्बों के अंदर अपना जो भी प्रोडक्ट डालना था वो डाल दिया, उनके अंदर सीलिंग कर दी। अब अपन लोग क्या करेंगे, 11 नंबर पे अपना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब अपन लोग क्या करेंगे, संसाधन। देखिए यहाँ पर क्या उपयोग लिया गया है टर्म को, संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग। अब करेंगे उसमें संसाधन बोल दो या फिर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एक तरह से यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में स्टरलाइजेशन को ही बोला गया है। अब अपन लोग क्या करेंगे, जो अपना जो प्रोडक्ट है ना उसको अपन लोग कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे। जो भी उत्पाद है उसको 25 से 30 मिनट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। अब देखिए संसाधन के अंदर क्या होगा, अब अपने को डिब्बों को बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित रखना है, तो उनके अंदर अगर कोई भी सूक्ष्म जीव है ना उसको मारने के लिए अपन लोग उबाल बिंदु से अधिक का तापमान काम में लेंगे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान काम में लेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं, आपको पूछे फलों के अंदर संसाधन के लिए उपयुक्त तापमान, फलों के अंदर संसाधन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि सब्जियों में, अगर सब्जियों की बात करें तो संसाधन के लिए उपयुक्त तापमान होता है 115 से लेकर के 121 डिग्री सेल्सियस। सब्जियों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ये क्या आ गया अपना संसाधन। संसाधन के बाद देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या है, स्टोरेज। क्या आता है अगला पॉइंट है, स्टोरेज। अब अपन लोग क्या करेंगे, इन्हें स्टोर कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट है अपना, कितने नंबर पॉइंट आ गया अभी ये, 10 और 11, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट अपना क्या, 12 नंबर पे स्टोरेज। अब क्या कर देंगे, उन्हें एक अच्छे स्थान पर ले जाकर के स्टोर कर देंगे। स्टोरेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों अपन लोगों ने पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ ली है क्या, कैनिंग की, लेकिन अपन लोग जब फिलिंग पढ़ रहे थे यानी कि डिब्बों को भरना पढ़ रहे थे, तब अपन लोगों ने डिब्बों का प्रकार था वो मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोचा आपको लास्ट में बताता हूँ अच्छे से याद रह जाए। तो वहां पर आपको एक चीज याद रखनी थी, क्या, डिब्बों के प्रकार। डिब्बों के प्रकार। जनरली जब भी अपन लोग कैनिंग करते हैं या फिर डिब्बा बंदी करते हैं तो डिब्बे अपन लोग कितनी प्रकार के, 2 तरह के उपयोग में लेते हैं। सबसे पहला डिब्बा होता है उसे बोलते हैं AR केन्स, इंग्लिश में बोले तो एसिड रेजिडेंस केन, यानी कि अम्ल प्रतिरोधी। अम्ल प्रतिरोधी इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग, अम्ल प्रतिरोधी। देखिए ये प्रोसेस अपनी कहाँ तक आ गई, संसाधन। यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लेना, संसाधन अपना 11 नंबर पॉइंट था, उसके अंदर अपन लोगों ने क्या किया था, जो भी अपने फल व सब्जियाँ थी उनके अंदर क्या किया, स्टरलाइजेशन किया था 100 डिग्री सेल्सियस 115 से 121। तो यहाँ पर जस्ट संसाधन के बाद में एक चीज़ स्किप हो गई है दोस्तों, जस्ट संसाधन के बाद में क्या करना होता है, कूलिंग करना होता है, उनको डिब्बों को ठंडा करना होता है। तो कूलिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ भाई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने अभी देखा तो मेरे याद आ गई, आपको ये भी याद रखना है। जस्ट अपन लोग क्या करेंगे, संसाधन के बाद में 12 नंबर पे पॉइंट आता है अपना क्या, कूलिंग, यानी कि अपन लोग डिब्बों को ठंडा करेंगे 39 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट कितना था, ये स्टोरेज करेंगे 13 नंबर पे। यहाँ पर अपनी होती है कैनिंग खत्म। अब देखिए वापस से देखते हैं डिब्बों के प्रकार। AR केन्स यानी कि अम्ल प्रतिरोधी केन्स, इनके अंदर अपन लोग किसके लिए काम में लेते हैं, ऐसे उत्पाद जिनका नेचर क्या हो, अम्लीय। तो आपको याद रखना है फलों के परिरक्षण के लिए, फलों के परिरक्षण के लिए कौन से केन काम में लिए जाते हैं, AR केन्स। 2 नंबर पे देखिएगा अपना दूसरा केन आता है जिसका नाम होता है क्या, SR केन्स। SR केन्स बोल दो। SR केन्स यानी कि सल्फर रेजिडेंस, यानी कि सल्फर प्रतिरोधी, सल्फर प्रतिरोधी डिब्बे। अब देखिएगा दोस्तों, सल्फर प्रतिरोधी डब्बे किसके लिए काम में लिए जाते हैं, क्षारीय उत्पादों के लिए। किसके लिए, क्षारीय उत्पादों के लिए। और क्षारीय उत्पाद कौन कौन से होते हैं, अपनी जनरली सब्जियां। तो सब्जियों के लिए किस तरह के केन काम आते हैं, SR केन्स, जनरली इन्हें C केन्स बोल देते हैं। AR केन्स को अपन लोग शॉर्ट में R केन्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपके दोस्तों खत्म होती है क्या, डिब्बाबंदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू सून।